नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह अनंत क्लास में फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपका। अम, शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। आज मैं नई टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, जो है एनईपी 2020। इसकी आप चर्चा पहले से भी सुनते आ रहे हो। आज हम लोग कुछ इसके बारे में डिस्कस भी करते चल रहे हैं। एनईपी एनईपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये हमारी 2020 में शुरुआत हुई थी और गवर्नमेंट हर एक राज्यों से इसके बारे में राय ले रही थी, सुझाव ले रहे थे कि किस तरह का पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए। तो इस पर काम करते करते आज वो समय आ गया है कि नए सिलेबस का, नए पैटर्न को स्टार्ट करने की। तो 2023 में वह लागू होने जा रही है। ठीक है, तो आज हम लोग फटाफट अपनी इस चीज को डिस्कस करते हैं। कहता है क्या कि एनईपी के बारे में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार आने ही आने हैं। वो एग्जाम के एक कहा जाए कि एक पैटर्न बना हुआ है कि ये पहला क्वेश्चन एक है। मैं इसको आपको क्वेश्चन के तरीके से बताऊंगी तो ये आपको ज्यादा अच्छे से लर्न हो जाना है। ठीक है, और ये दिमाग में आपको सेट हो जाएगा। स्टार्ट करें अपनी क्लास। पहला हमारा क्वेश्चन होता है क्या कि एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है। कौन है या कौन थे, ऐसे करके आएगा क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा हमारा, ये हम लोग सबको जानते हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। कस्तूरी रंगन। ओके, ये कौन है, के कस्तूरी रंगन कौन है? ये इसरो के चीफ हैं। इसरो चीफ है, ये प्रमुख जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये जो शिक्षा नीति थी, भारतीय शिक्षा नीति तो इंडिया में बहुत पहले से चल रही है, ब्रिटिश काल से चली आ रही है शिक्षा प्रणाली। बट आफ्टर इंडिपेंडेंट जो हमारी थी पॉलिसी की, वो हमारी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, वो चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहली हमारी शिक्षा नीति आई थी 1968 में, भारतीय नई शिक्षा नीति। नेक्स्ट आई थी 1986 में, और इसका संशोधन किया गया था, रिवीजन किया गया था इसको 1992 में। ओके, अब आई है हमारी 2020, यानी इनके बीच गैपिंग कितनी हो गई, 34 ईयर्स की हो गई ना गैपिंग। तो ये चीज कहता है कि हमारे यहाँ पैटर्न बदलने में हमें 34 साल लग गए। लेकिन यह जो पैटर्न आया है, आज का जो सामाजिक परिवेश है, इसको देखते हुए नई टेक्नोलॉजी के साथ ही आया है। तो इसको एक एक करके हम लोग आगे भी डिस्कस करते चलेंगे। भारत को वैश्विक स्तर पर भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना है। शिक्षा की उच्च गुणवत्ता को बढ़ाना है। को बढ़ाना है, ये इसका मेन उद्देश्य है। क्या कहता है क्या कि एनईपी का मुख्य उद्देश्य, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या, ये एनईपी किस तरीके से, किस पैटर्न पे इसको बदला जा रहा है, तो उसके बारे में बात करता है क्या कि भारत को वैश्विक स्तर पर, ये जो पूरी जितने वैश्विक स्तर मतलब ये जो ग्लोबलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, कि एक वैश्विक स्तर पर कि अगर ये कहीं विश्व में किसी भी कोने पर अगर एजुकेशन के बारे में बात की जाए, आप लोगों ने न्यूज सुना होगा जिसमें कहा गया था कि हमारे इंडिया में टॉप 100 में भी हमारी यूनिवर्सिटीज नहीं है। जैसे हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात करें, लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी है हमारी, वो कोई भी यूनिवर्सिटी, या जेएनयू की हम बात करते हैं, कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो हमारे टॉप 100 में वर्ल्ड लेवल पर आती है।
तो इस बारे में सोचा गया कि आखिर ऐसा क्यों, जबकि एक ज्ञान का भंडार हमारे इंडिया को कहा जाता है कि यहाँ लोग ज्ञान लेने आते हैं, लेकिन फिर भी हमारी यूनिवर्सिटीज के पास जो है वो 1 to 100 के बीच में नहीं है। तो आखिर क्यों नहीं है? रीजन ये है कि कुछ ऐसी बदलाव जरूरी है, क्योंकि 34 साल के जो ये चेंजेस थे हमारे, टाइम लग गया हमको बनाने में अपने आप को। तो इसके कारण रीजन ये है कि हम लोग अपने आप को कभी बदले ही नहीं। जब हम विश्व पटल पे जाते हैं, खुद में हमें लगता है कि हम सही थे, लोग हमारे यहाँ आते हैं ज्ञान लेने। ये हमारी थोड़ी बहुत कहा जाए कि होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, वो कहीं था। लेकिन अब जो चीज कहता है क्या कि नहीं, एनईपी जो कहता है कि हम खुद में चलो ठीक है, लेकिन हमें विश्व पटल पे जब बैठना है तो उस समय हमारी एजुकेशन को उनके बराबर का, उनके तुल्य होना चाहिए। कंपटीशन नहीं है हमारी, बट हमें उनके तुल्य होना चाहिए। इसलिए खुद को कुछ एडवांस करना है, तो उसके लिए कुछ चीजें अपने आप में बदलाव लानी जरूरी है, जिसके लिए कहता है क्या कि भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना है। ठीक है, कि हमारे पास चलो बेस्ट फोर्स है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है, सब कुछ बेस्ट है हमारे पास, फिर भी शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं हमारा नीचे है, जिसके कारण से हम विश्व स्तर पर खड़े नहीं हो सकते हैं। अभी भी कुछ पॉइंट्स ऐसे बाकी हैं, जिसके लिए कहता है कि भारत को हमें वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना है और अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च करना है। ओके, तो इस पैटर्न के अब कुछ इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं कि हमारे यहाँ तो सब कुछ है, फिर भी ऐसी बातें क्यों आती है? नहीं, कुछ पैटर्न ऐसे हैं क्योंकि बच्चे का जो मानसिक स्तर है, हम चाहते हैं कि बच्चा 10 ईयर्स का हुआ कि उसके दिमाग में हम सारा कुछ भर दें। स्कूल का बोझ उसके ऊपर बैग के मतलब बर्डन बहुत ज्यादा है, इतना ओवर बर्डन उसकी बुक्स की होती है कि बच्चा जो होता है वो होमवर्क करते करते ही परेशान हो जाता है। कभी ईवीएस का करना है, कभी मैथ्स का करना है, एसएसटी का करना है, हिंदी का करना है, बच्चा क्या है, परेशान हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि बच्चे को एक ढर्रा नहीं देना है कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है करके, उसको अपनी पढ़ाई को इंटरेस्ट बना के, ताकि उसको नॉलेज मिले। एकेडमिक डिग्री सही है, बट नॉलेज फर्स्ट, उस पैटर्न पर ये एनईपी की डेवलपमेंट की गई है। तो बढ़ते हैं, इसको देखते हैं और चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि आखिर एनईपी क्या है? व्हाट इज एनईपी? आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एनईपी। भाई एनईपी 2020 की बात हो रही है, आखिर ये है क्या? क्या इसमें बड़ी चीज दी गई है? देखते हैं इसमें बड़ी चीज क्या है। कि इसमें बड़ी चीज ये है कि इसको ज्यादा समय तक नहीं खींचना है, इस एनईपी 2020 को। इसकी धारणा जो बनाई गई है, ये 2020 में स्टार्ट की गई और 2030 तक ही इसका निर्धारण है। इसको, ये जो पैटर्न लागू किया गया है, ये 2030 तक है, मतलब ये 10 ईयर, इस साल में तो बना, 23 में लागू होना है इसको, 2023 में लागू होना है। और ये 2030 तक इस पैटर्न को चेक करना है। जो उस समय तक सिलेबस आएंगे, उस समय तक, उस ईयर तक उसको चेक करना है कि ये पैटर्न हमारा का था। फिर उसमें जो संशोधन जरूरी होगी उसको आगे करेंगे, क्योंकि बहुत चीजें बदलाव की गई है, छोटी छोटी बारीक चीजें हैं, बट आज के डेट की सबसे बड़ी जरूरत है, इसके लिए इसमें बहुत चीजें बदली गई हैं। नेक्स्ट इसमें कहता है कि एक पैटर्न बदलना जरूरी था, जो हमारे पास चला आ रहा है ढर्रा 10+2 को हटाकर हम लोग क्या जा रहे हैं, 5+3+3+4। ये जो 5 इसने दिया है, इस 5 में बच्चा 2 भाग में डिवाइड होगा। 3 साल जो होगा बच्चा, 3 इयर्स और 2, 3 इयर्स बच्चा जो रहेगा वो आंगनबाड़ी में रहेगा, आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में। 2 साल जो होगा बच्चा वह रहेगा स्टैंडर्ड 1 to 2 में। ठीक है, नेक्स्ट कहता है क्या, 3 इयर्स में बच्चा आएगा स्टैंडर्ड 3 to 5 में। यहाँ 6 to 8 इयर्स का बच्चा हो गया है। यहाँ पे बच्चा 3 to 5 में कितने ईयर का हो गया, 8 to 11 ईयर का हो गया है। फिर नेक्स्ट 3 में बच्चा जो है स्टैंडर्ड 6 to 8,
यहाँ बच्चा जो होगा 11 to 12, 13, 14 ईयर्स तक का होगा। और नेक्स्ट 4 स्टैंडर्ड 9 to 12 होगा, जिसमें बच्चा जो होगा 14 ईयर्स से लेकर 18 ईयर्स तक रहेगा। ये हमारे अब न्यू पैटर्न है। इस पैटर्न में बच्चा क्या था, यहाँ तक वो आता है 1 to 10 आता है वो, मतलब इतने ईयर्स में इसको ये कंप्लीट करना, कहीं कुछ इसका पैटर्न नहीं बटा हुआ था। ठीक है, तो इस जगह पे कहता है कि बच्चे को इस पैटर्न में रहना है कि 3 साल बच्चा कहाँ रहेगा, प्री स्कूल में रहेगा, और 2 साल वो में मतलब वो 6 ईयर्स का होते होते बच्चा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड 1 to 2 में आ जाना है, और 3 साल वो रहेगा 3rd to 5 में, फिर 3 साल जो उसके हैं 6 to 8, और नेक्स्ट है 9 to 12 ईयर्स का रहेगा। 12 क्लास तक वो 14 to 18 ईयर्स का हो जाना है बच्चे को। नेक्स्ट इसमें कहता है क्या, एक चीज और है कि मैं बताना भूल गई थी कि मानव संसाधन मंत्रालय MHRD, इस जगह पे अब MHRD का नाम आपका भी बदल गया है, इसको अब नाम पड़ गया है मानव संसाधन मंत्रालय इसको कहते थे, इसका नाम चेंज होकर अभी ये हो गया है शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया। पूरे MHRD जो सबको देखती थी, सारे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें UGC भी आते थे, NAC भी आता था, AICTE टीचर्स के एजुकेशन के भी आते थे, वो सारा चीज चेंज करके NCERT की आती थी, सारी पैटर्न जितनी थी सब कुछ मानव संसाधन मंत्रालय देखता था, अब उसको चेंज करके नाम हो गया है क्या, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, NEP की विशेषता क्या है, इसको मैं आपको पॉइंट वाइज समझाऊंगी। पहला आपका कहता है क्या कि ये NEP सबसे पहले तो कौन सी है, ये स्वतंत्र भारत की ये तीसरी शिक्षा नीति है। पहला पॉइंट आपका ये बन गया, स्वतंत्र भारत की कैसी है, तीसरी शिक्षा नीति है। दूसरा इसमें कहता है क्या कि इस शिक्षा नीति में स्तर पर कैसे महाशक्ति बनाना, जिसका मैंने आपको कहा कि हम कहीं ना कहीं उनसे अभी थोड़े से पिछड़े हुए। मान लो आप कि हमारी यूनिवर्सिटीज जो नहीं है 100 में, उनको लाना है, उसके लिए जो काम हो रही है हमारे, तो वो यूनिवर्सिटीज में लेवल पे काम नहीं होगा, पहले हमें अपना बेस तैयार करना होगा, यानी बच्चों को तैयार करना होगा। बच्चे जब तैयार होंगे तभी हम उस लेवल पे पहुंचेंगे। उस चीज को कहता है क्या कि इसके लिए सबसे पहले हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। कहता है क्या, शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक तकनीकी सबसे जरूरी है, इसके लिए सभी स्कूलों में डिजिटल इक्विपमेंट्स होने चाहिए। आप सुनते होंगे, पहले भी हमारे आए हुए हैं, ये अभी से नहीं है, ये पहले भी हमारे स्कूलों में लगे हुए हैं, स्मार्ट क्लासेस जिसको बोलते हैं। अभी जो मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ ना, तो ये आपकी जो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो अब जो सिस्टम हो जाएगा कि डिजिटल इक्विपमेंट्स भी सभी स्कूलों में अनिवार्य। पहले स्मार्ट क्लासेस जो होते थे, प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जाता था बच्चों को, उसके अलावे भी कहता है कि और भी इक्विपमेंट्स बच्चों को दीजिए शिक्षा के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कहता है क्या कि शिक्षा को टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करना है। 6th स्टैंडर्ड से ही बच्चे को 6th स्टैंडर्ड से ही बच्चे को हमको क्या करना है, वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू कर देनी है। पहले क्या होता था कि बच्चे को, जब बच्चा आपका 10, 11 और 12th में जाता है, तो उस समय बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही थी, लेकिन अब नहीं है। अब बच्चे को हैबिट में डालनी है कि 6th स्टैंडर्ड से उसको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रशिक्षण उसका शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा 6th स्टैंडर्ड में होता है, उसका मानसिक स्तर डेवलप कर चुका होता है, कहीं ना कहीं वो अब चीजों को अब समझने लग गया है। तो इस कंडीशन में वह ट्रेनिंग उसकी स्टार्ट यहाँ पर हो जा रही है। चौथा पॉइंट आप कह सकते हो कि यह जो है मानव के विकास के लिए सभी पहलुओं पर, मतलब ऑल एस्पेक्ट्स। फोर्थ पॉइंट आप कह सकते हो कि यह जो शिक्षा नीति है, यह जो है मानव के विकास के सभी पहलुओं पे काम करेगा। ऑब्वियस ही बात है, टेक्नोलॉजी भी वो सिखा रहा है, बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी दे रहा है, और एक चीज इसमें कहता है क्या, नेक्स्ट है कि ये 6th स्टैंडर्ड से बच्चों को क्या सिखा रहा है, कोडिंग करना। 6th स्टैंडर्ड में कोडिंग सिखाने के, यानी कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी डेवलप करना। बच्चे को
कोई भी चीज को, पजल को सॉल्व करना सीखना आना चाहिए, तभी वो अपने प्रॉब्लम को, लाइफ में आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करना उस समय से सीखना शुरू कर जाता है। तो वो लाइफ की प्रॉब्लम में भी टैकल नहीं करेगा, वो एजुकेशन से रिलेटेड अपने प्रॉब्लम्स को टैकल करेगा, जिसमें बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी। दैट मीन्स उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करना है, जिससे बच्चा क्या होगा, उसके अंदर क्या आएगी, क्रिएटिविटी आएगी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ हो गया ना। नेक्स्ट कहता है, अब कह रहा है क्या कि 10th क्लास में बच्चे को क्या है, पहले क्या था, स्ट्रीम चुनना होता था, अब बच्चे जो है अपनी पसंद का विषय चुन सकता है, विषय सेलेक्ट कर सकता है। कब? 10th स्टैंडर्ड में। पहले क्या था कि स्ट्रीम बने हुए थे, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। अब कहता है कि नहीं, बच्चा जो है 10th स्टैंडर्ड में ही बच्चा अपने विषय को, पसंद के विषय जो उसको पसंद है वो पढ़ सकता है, यानी कि कोई स्ट्रीम नहीं है, आपको जो विषय पसंद है आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वर्चुअल लैब की बात हो रही है इसमें। जो शिक्षा की गुणवत्ता को ऊंचा बनाना है, उच्च स्तर का बनाना है, इसके लिए बात हो रही है कि वर्चुअल लैब बनाना। ये वर्चुअल वर्ड आता है, वर्चुअल में कहता है कि पहले क्या होता था कि हम लोग लेबोरेटरी एक सेटअप करते हैं और उसके अंदर सारे एक्सपेरिमेंट करते थे। अब ये सिस्टम नहीं है। कहता है क्या कि आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी वॉट एवर आप बैठे हो, और वहां से बैठ के आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इसको कहते हैं वर्चुअल लैब। यानी कि ये किसका पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ई लर्निंग का। ई लर्निंग की जो हम लोग बात करते हैं ना, ई लर्निंग का ये बेस्ट टूल माना जाता है, वर्चुअल लैब। ठीक है, कि जो हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या ऑनलाइन सारा कुछ होता है कि टीचर कहीं और बैठा है और बच्चा कहीं और पढ़ रहा है, तो ये चीज क्या है, ये ई लर्निंग का ही पार्ट है। और इसका टूल एक कहता है कि लैब, जब हम लोग घर बैठ के ही, कहीं भी बैठ के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। दैट मीन्स ये क्या होता है, वर्चुअल लैब। इससे क्या है कि बच्चा अगर समझो घर में बैठा है, वो एब्सेंट चल रहा है बहुत दिनों से, या उसके यहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो बच्चा क्या नहीं स्कूल आ रहा है, तो आप उसको कनेक्ट कर सकते हो खुद से, और वहां बैठ के वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है। उसकी क्लास भी नहीं हैम्पर होनी है वो, और अपना घर का भी वो काम कर सकते हैं। क्योंकि हर एक बच्चा हर एक कैटेगरी से आता है, जिसके कारण होता है कि हाँ, किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चा क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है, जबकि आपका वो क्रिएटिव चाइल्ड है। ओके, तो इस कंडीशन में ये ऑप्शन हमारे काम आएगा। ठीक है, तो अगर ये टेक्नोलॉजी हम डेवलप करते हैं अपने NEP 2020 में, तो क्या है कि हमारे बच्चे जो होंगे, हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचेगी, और इससे क्या हमारी गुणवत्ता का स्तर भी बढ़ेगा, और बच्चे भी टेक्नोलॉजी से खुद को कनेक्ट करेंगे। ओके, कही थी कि पैटर्न क्या है, इसकी विशेषता पढ़ रहे हैं, तो फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे कि अब ये पैटर्न बदल गया है। 10+2 की जगह पर अब हमारे पास क्या आ गया है, 5+3+3+4। ठीक है, ये पैटर्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सल यानी कि जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन जनरलाइजेशन ठीक है, कि NEP 2020 अब क्या कर रहा है, यूनिवर्सल, सार्वभौमिकरण इसको बोलते हैं हिंदी में। जनरलाइजेशन की ओर लेके जाना है कि हर जगह समान शिक्षा। ओके, सिर्फ दो फील्ड को इस पॉलिसी से दूर रखा गया है, जिसमें है कौन कौन, इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, मेडिकल एंड लॉ। ठीक है, अब ये बात करोगे कि यूनिवर्सल जनरलाइज मतलब क्या है, आप अभी तक देखोगे कि हर स्टेट का अपना पाठ्यक्रम है, अपना करिकुलम उन्होंने बनाया हुआ है। दिल्ली गवर्नमेंट की अलग है, हरियाणा गवर्नमेंट की अलग है, यूपी गवर्नमेंट की एक अलग बुक आती है, और महाराष्ट्र बोर्ड की अलग है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अलग, बिहार बोर्ड अलग है। तो कहने का ये मतलब ये अलग अलग बोर्ड के एग्जाम होते हैं, और एक CBSE पेपर लेता है, एक ICSE बोर्ड पेपर लेता है, सारे बोर्ड अलग अलग है। गवर्नमेंट कहती है क्या कि ये जो नई शिक्षा नीति हमारी आ रही है,
यह सभी स्टेट के समान होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिसी क्या है, एक राष्ट्र एक सिलेबस। ओके, तो इस चीज के तहत कहता है क्या कि यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि जनरलाइजेशन, हर जगह समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। सिर्फ दो फील्ड को इससे अलग रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा कि एनईपी 2020 में पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया गया है। जो हमने कहा था ना कि स्कूल बैग से रिलेटेड, कि पहले के सिस्टम में क्या था कि सारी बुक्स लेके स्कूल जाना है या सारे सब्जेक्ट के होमवर्क करने हैं। अब इसमें कहता है क्या, इस पैटर्न में सबसे पहले क्या है कि आखिर पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किया गया है कि इस नए स्किल्स को डेवलप करना है, न्यू स्किल, डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल। डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल्स, शैक्षिक कौशलों का विकास करना है। नेक्स्ट इसमें कहता है कि आप इसको कहोगे कि स्टैंडर्ड 3 से 3 टू स्टैंडर्ड 5, 3 टू 5 में आपकी जो होमवर्क होगी, होमवर्क आपको देना है 1 to 2 आवर का, उससे ज्यादा का होमवर्क नहीं होना चाहिए। 1 से 2 घंटे का सिर्फ होमवर्क होना चाहिए, आप जिस सब्जेक्ट में देना है दो। ओके, फिर कहता है क्या कि स्टैंडर्ड 6 to 8 होमवर्क क्या होगा आपका, यह होगा आपका ओनली 1 आवर का, क्योंकि यहाँ बच्चा क्या है, ये वोकेशनल ट्रेनिंग इसकी स्टार्ट हो गई है, कोडिंग की भी क्लास कर रहा है, तो बच्चा क्या होमवर्क लिखने का काम बैठ के नहीं करेगा। ओके, तो वह चीज कहता है कि यहाँ पे बच्चे को होमवर्क आप क्या दोगे, 1 आवर का दोगे, क्योंकि इसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी वहां पे स्टार्ट हो चुकी है स्टैंडर्ड 6 में। नेक्स्ट कहता है कि स्टैंडर्ड 9 टू 12 में फिर ये बढ़ जानी है, ये होमवर्क की फिर स्पीड बढ़ेगी 1 to 2 आवर। नेक्स्ट कहता है क्या कि यहाँ पे जो बस्ते का बोझ है, जो बच्चे के स्कूल बैग है, नहीं स्कूल बैग से पहले एक चीज और बता दो कि जो बच्चे LKG में हैं या UKG के जो बच्चे हैं, उनको नो होमवर्क, कोई होमवर्क उनको नहीं देना है। वो स्कूल में ही खेल खेल में जो सीखते हैं, स्कूल में ही जो उनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, उनको कोई घर के लिए होमवर्क नहीं मिलना है। ओके, नेक्स्ट इसमें कहता है क्या, इस चीज के लिए कह रहा है कि स्कूल का जो बैग है, स्कूल बैग, उसकी जो कैपेसिटी होगी, इसकी कैपेसिटी 10%, बस 10% होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जो पाठ्यक्रम बनेंगे, आपको जो भी करिकुलम बनेगा, जो भी आपका सिलेबस बनेगा, यानी कि जो बुक आपकी बनेगी, उसके अंदर जो कंटेंट होगा, ओके, उसके अकॉर्डिंग भी बुक के वेट को चेक किया जाएगा कि आपकी जो करिकुलम तैयार की जाएगी, जो भी सिलेबस होगा, उसके अकॉर्डिंग उस बुक के अंदर टॉपिक रखने हैं, ऐसा रखना है हमें कि उसका वजन जो है बुक का बढ़े नहीं। यह भी हमें देखना है, जैसे कि SST में वजन होता है बुक का, मैथ्स के बुक में वजन होता है, तो ये ऐसे बुक को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है वजन को, क्योंकि बच्चा जो है डेली ये वजन नहीं उठाना, उसके पास वजन कितना होना चाहिए, ओनली 10% की सुविधा होनी चाहिए, एंड बाथरूम की सुविधा होनी चाहिए। तो इस चीज के लिए कहता है क्या कि ये सारी जो है, ये सारे पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए, ये सारे कुछ और पॉइंट है, अगर आपको और भी कुछ दिखता है आप उसको जरूर मेंशन करना। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी NEP 2020 की पाठ्यक्रम किस तरीके का होना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि बच्चों के बैग का बोझ कम कर दिया है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं NEP के तहत उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम कौन कौन से हैं। इसमें कहता है सबसे पहले मातृभाषा
क्षेत्रीय भाषा। कहता है कि पहला कदम इसमें क्या होगा कि मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा को सम्मिलित करके, कंबाइंड करके बच्चे को एजुकेशन देना स्टार्ट करना है। इस जगह पे एक बात हो रही है कि स्टैंडर्ड 1 में जब बच्चा होगा तो उस जगह पर ही बच्चे को 1 से 3 भाषा का ज्ञान बच्चे को देना स्टार्ट कर देना होगा, जिसमें उसकी मातृभाषा भी शामिल होगी और क्षेत्रीय भाषा भी शामिल होगी। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश तो रहना ही रहना है। तो उस जगह पे कहता है कि बच्चे को कम से कम 1 से 3 भाषा का ज्ञान वहां पर स्टार्ट कर देना है। और जब बच्चा स्टैंडर्ड 5 में आता है तो इस जगह पे उसकी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा दोनों ही माध्यम से उसको पढ़ाने का प्रावधान भी रखा जाएगा इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ओके, मिडिल क्लास से ही बच्चा क्या होगा, विदेशी फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा का उसको सिखाना जरूरी हो जाएगा। इस जगह पे कहता है मिडिल क्लास में विदेशी भाषा को बच्चों को ज्ञान देना शुरू कर देना है। अब 4 भाषाएं हैं जो इसमें कहता है कि बच्चे को आनी चाहिए, जिसमें होती है फ्रेंच, चाइनीज एंड जापानीज। फ्रेंच, चाइनीज, जापानीज। ठीक है, ये पहले भी थे। ठीक है, लेकिन ये पहले ना लोग शौकिया जिसको कहते हैं ना, सीखना, कि अलग से सर्टिफिकेट कोर्स करते थे। आज के डेट में भी है। हमारे जो हमारी आई हुई है इग्नू के तहत भी कुछ ऑनलाइन हमारे क्लासेस, और स्वयं स्वयं जो ऐप है हमारा, उस पे जो एजुकेशन के लिए हम लोगों ने अपने कोरोना टाइम में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हमने लिए हैं। तो इसमें जो होता है, इसमें भी आपको स्वयं के ऐप में और इग्नू की जो खुद की ऐप है इसमें भी वो सर्टिफिकेट कोर्स करवाते हैं, जिसमें हमारे अलग विदेशी लैंग्वेज होते हैं। तो हमें अलग से सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ता है। अगर बच्चा मिडिल क्लास से उस चीज को सीख रहा है, जान रहा है, ज्ञान हो रहा है, तो जो प्रॉब्लम मुझे सर्टिफिकेट कोर्स करने में आ रही है उस बच्चे को नहीं आनी है। तो बहुत अंतर है ना टेक्नोलॉजी का हमारे। तो उस चीज को कहता है कि बच्चे को मिडिल क्लास से विदेशी भाषा का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि हमें क्या है, टारगेट हमारा क्या है, उद्देश्य क्या है, अपनी शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता को बढ़ाना। ओके, तो यहाँ पे बच्चे को ज्ञान देना हम शुरू कर देते हैं। वोकेशनल स्टडी पे जोर देना है। वोकेशनल स्टडी बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, 6th स्टैंडर्ड से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि बच्चा जो है उसको व्यवसायिक प्रशिक्षण उस अभी से लेना शुरू कर देगा तो उसे आगे दिक्कत नहीं होगी। बागवानी करना मतलब कि जो गार्डनिंग जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, बागवानी बच्चा करना जानता है, मिट्टी के बर्तन बनाना, ठीक है, मिट्टी से बर्तन बनाना, घड़े, ये सब काम, इलेक्ट्रिक का भी काम बच्चे को सिखाना, लेकिन ये टीचर के सामने ये सारा काम बच्चे को करना। अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहा है तो वो टीचर के सामने रह के करना है। ऐसे भी सारी एक्टिविटी जो सीखेगा वो टीचर के साथ सीखेगा। और लकड़ी का काम, ये सारे काम ऐसे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसको हम लोग कह सकते हैं ना लघु उद्योग से जोड़ना। तो ये सारी चीजें जो है बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग के अंतर्गत स्कूल में हमें स्टार्ट करने पर जोर देना है। ओके, नेक्स्ट का विकास मतलब न्यू स्किल डेवलपमेंट। छोटे क्लास से ही बच्चे को क्या करना है, हमें न्यू स्किल, कहते हैं ना कि जैसे पढ़ाना मेरा स्किल है, किसी को गाने का स्किल आता है, वो क्या है, वो स्किल है। क्वालिटी जिसको बोलते हैं ना कि उस बंदे की एक क्वालिटी है। किसी को आप देखना कि वो पेंटिंग भी बहुत अच्छा करता है, ओके, कोई गाना बहुत अच्छा गाता है, कोई म्यूजिक बहुत अच्छा बजाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, यह सारी चीजें क्या है कि स्किल होती हैं। तो कहता है कि बच्चे को एक समय पर स्किल आनी जरूरी नहीं, वो धीरे धीरे डेवलपमेंट नहीं करना। बच्चा अगर उन सब चीजों से शुरू से जुड़ा रहेगा, स्कूल टाइम से ही जुड़ा रहेगा, तो हम इस पे क्या है कि बच्चे को नई नई डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि योग, संगीत, नृत्य, पेंटिंग मतलब कला जिसको बोलते हैं, ये सारी चीजें बच्चे को छोटे क्लास से ही हमें देना है, ताकि बच्चे में न्यू स्किल डेवलपमेंट हो। तो ये सारे जो पॉइंट है किसके तहत आए थे, एनईपी के तहत ये उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदम है कि हमें इन पॉइंट पर ही काम करके और अपनी शिक्षा नीति को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो आज मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो में जो लाऊंगी उसमें आपको इसके एनईपी के कुछ
मेन स्टेप्स बताऊंगी और टीचर के लिए भी क्या इन्होंने बदलाव किए हैं, टीचर के एजुकेशन के लिए भी क्या बदलाव किए, और जो स्ट्रीम की हमने बात की थी उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप लोग से ये अनुरोध है कि जो लोग भी मेरे वीडियो को देखते हैं वो पहले उसको सब्सक्राइब भी करें और पूरे अंत तक मेरे वीडियो को देखें, तभी आपको मेरे सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से आप इंजॉय करोगे। ओके, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और एंजॉय करिए मेरी क्लास को। जो मेरे से जुड़े हुए हैं और जो जुड़ चुके हैं वो जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।